बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। देखो हमने चार स्टेप्स पढ़ी। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड ऑब्टेनिंग क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर एंड फोर्थ इज रिफाइनिंग। अब कुछ मेटल्स के अंदर अप्लाई करते हैं ये। देखो सबसे पहले फर्स्ट है अपने पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सर स्क्रीन। देखो बेटा फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के चीफ ओर्स क्या क्या होते हैं बेटा बताओ कुछ और तो मोस्ट कॉमन और मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। शाबाश हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज Fe3O4। और ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है बेटा। आयरन पायराइट्स का क्या होता है रिया? यस सर। आयरन FeS2। पायराइट्स Fe2। इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये सोने के जैसा दिखता है, मूर्ख सोना। आयरन पायराइट्स अपीयर लाइक गोल्ड। सिडराइट्स, सिडराइट्स आयरन कार्बोनेट FeCO3। लिमोनाइट, लिमोनाइट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.3H2O, इसको बोलते हैं लिमोनाइट। ये बेटा इसके डिफरेंट ओर्स हैं। तो ये जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है दीज आर द चीफ ओर्स ऑफ आयरन, मतलब मेनली आयरन इन्हीं के फॉर्म में पाया जाता है। और आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इसी से होता है, हेमेटाइट से ही होता है यूजुअली। तो हेमेटाइट मतलब Fe2O3। ठीक है बेटा। अब देखो इसकी स्टेप्स बताओ। फर्स्ट स्टेप तो वही होगी जैसा कि आप सब लोग जानते हो। क्या होगी फर्स्ट स्टेप? अब मैं खाली स्टेप लिखूंगा, बताऊंगा नहीं उन्होंने कुछ भी। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप बताओ बेटा, सेकंड स्टेप क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ और। शाबाश। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए कौन बोल रहा है? तनु। तनु कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए कौन सा मेथड एम्प्लॉय करेंगे? सर हैंड पिक हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हैंड पिकिंग तो बेटा मोस्ट कॉमन हो गया, तो वो तो मतलब बताने की जरूरत नहीं है हैंड पिकिंग। ठीक है। सर सर हाइड्रोलिक फ्लोटेशन। कंसंट्रेशन ऑफ हैंड पिकिंग तो छोड़ो, ये देखो मैग्नेटिक नेचर होगा या नहीं होगा इनका? होगा सर। तो मैग्नेटिक नेचर होगा, तो मैग्नेटिक नेचर होगा तो क्या एम्प्लॉय कर सकते हैं हम इसके लिए? एक तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन। क्रॉस। और बताओ ये मेथड भी एम्प्लॉय कर सकते हैं इसके लिए। और बताओ बेटा क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? बेटा ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर। यस सर। ग्रेविटी सेपरेशन। अब देखो इसके अंदर ये जो सल्फाइड और है सिडराइट्स, फूल्स गोल्ड, ये सॉरी आयरन पायराइट्स। तो आयरन पायराइट्स इफ ओर इज FeS2, तो उसके लिए फिर कौन सा मेथड एम्प्लॉय कर सकते हैं हम? अरे सल्फाइड आपकी ओर्स के लिए आवाज कौन नहीं सा आ रही। करते हैं? फ्रोथ। जिसमें भी कहीं सल्फाइड और दिख जाए तो आंख बंद करके उसमें लिख दो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी उसके लिए एम्प्लॉय करी जा सकती है। यस और नो? बेटा बोलो ये समझ में आई या नहीं आई दो स्टेप? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? किसी के पास भी नहीं आ रही?
नो सर। नो आवाज नहीं आ रही? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या अब भी? सर आ रही है, अब आ रही। देखो थर्ड स्टेप इज स्मेल्टिंग। ये स्मेल्टिंग नहीं, ऑब्टेनिंग क्रूड मेटल। स्क्रीन आ रहा है बेटा? सर अब भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बेटा आवाज नहीं आ रही? बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अब आ रही है सर। स्क्रीन तो आ रहा है ना तुम्हारे पास? यस सर। तो देखो अब ऑक्साइड और है क्रूड मेटल ऑब्टेन करने के लिए, तो क्रूड मेटल को हम हीटिंग कराएंगे तो कौन सी प्रोसेस कैरीड आउट कराएंगे? देखो ऑक्साइड और कार्बोनेट है, तो ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए क्या यूज में लेंगे हम? कैल्सिनेशन। शाबाश, ऑक्साइड और कार्बोनेट और के लिए यूज में लेंगे हम बेटा कैल्सिनेशन। ओके। और अगर सल्फाइड और है FeS2 है, तो उसके लिए क्या कराएंगे इसके अंदर? रोस्टिंग। इसके अंदर फिर यूज में लेंगे हम रोस्टिंग। ओके रोस्टिंग। बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। अब देखो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर समझ जाओगे फिर वो सारी बातें जो मैंने लिखवाई थी कि सल्फर फॉस्फोरस की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ है, वो उनकी वोलेटाइल ऑक्साइड्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी। जैसे सल्फर है एसिड, तो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा वो? SO2 और SO3। P4 है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, आर्सेनिक प्लस O2 AS2O5। ऐसे ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बन जाएंगी बेटा इनकी, और ये वोलेटाइल ऑक्साइड्स होंगी, मतलब वेपर फॉर्म में ये इजीली बाहर सेपरेट आउट हो जाएंगी। यस और नो? अब देखो अगर सिडराइट यस और सर। लिया है, तो सिडराइट और कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट है, लिमिटेड सप्लाई और उसके अंदर हीटिंग कराते हैं इसकी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? FeO प्लस CO2। ठीक है बेटा, FeO प्लस CO2। और अगर रोस्टिंग करानी है FeS2, तो इसकी O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ये आयरन की ऑक्साइड में बदल जाएगा Fe2O3 प्लस SO2। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगी बेटा इसके अंदर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। तो उसके बाद ये अबो कैल्साइंड, अबो कैल्साइंड और रोस्टेड और, अबो कैल्साइंड और रोस्टेड और is taken into blast furnace। कहाँ लेके जाएंगे बेटा हम उसको? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस टू ऑब्टेन क्रूड मेटल आयरन। ब्लास्ट फर्नेस बेटा, ब्लास्ट ब्लास्ट का मतलब ये लोहे को गड़ाने की एक भट्टी होती है, उसके अंदर लेके जाएंगे इसको कैल्साइंड और रोस्टेड ओर को। बेटा यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। अरे बोलो। नो सर। अब देखो क्या होगा इसके अंदर कि ये ब्लास्ट फर्नेस इस तरीके का एक भट्टी होती है, इसमें
ये बेटा ये ईंटों का, इसको फायर ब्रिक्स बोलते हैं, जिनका ये ब्लास्ट फर्नेस बना हुआ रहता है। क्या बोलते हैं इनको? ब्रिक्स। ब्रिक्स नहीं, नॉर्मल ब्रिक्स नहीं होती बेटा, ये फायर ब्रिक्स, जो मतलब वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर सस्टेन कर जाएं। नहीं तो नॉर्मल ब्रिक्स जो होंगी वो तो टूट जाएंगी, हाई टेम्परेचर होगा तो। इसमें 2000 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर हो जाता है इसमें, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो बहुत ज़्यादा नहीं है 2000 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा, ये इसके अंदर डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। ये क्या है इसके अंदर? डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। और ये इसके अंदर क्या होता है? ये और होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है? और प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन, और प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन। अब देखो इस डबल कप एंड कोर अरेंजमेंट का मैं बेनिफिट बताऊंगा तुम्हारे को। क्या बेनिफिट है इसका? ठीक है बेटा, इसमें अलग अलग जोन्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स। ये होते हैं बेटा हॉट एयर ट्वायर्स। हॉट एयर ट्वायर्स। This is tapping hole for molten pig iron. This is tapping hole for slag. बेटा एक जनरल आउटलाइन डायग्राम, इसके अंदर ये फायर ब्रिक्स होती हैं। इसके अंदर फायर ब्रिक्स टू सस्टेन हाई टेम्परेचर। ये एक इसका जनरल आउटलाइन डायग्राम है, ठीक है? अब इसको हम अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये फायर ब्रिक्स होती है, इन फायर ब्रिक्स के बाद बाहर फिर स्टील की सेपरेशन होती है इनके अंदर। फायर ब्रिक्स कोटेड विद स्टील। तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो फर्स्ट है, ये इसको फर्स्ट जोन में डिवाइड कर दिया हमने अलग अलग इनको। फिर उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये डिफरेंट जोन्स हो गई बेटा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। 1 2 3 4 5 6 जोन्स। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर की, ये 1 नंबर की जो है इसको बोलते हैं हम कंबस्शन जोन। सर आपकी स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई? नो सर अब सर। तो चल गई। चल रही है बेटा मेरे पास से, तो तुम बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो। एक बार तुम्हारी भी अगर स्टॉप हो जाए तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो। कंबस्शन जोन बेटा, ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन में कोई डाउट है किसी को? सर नॉर्मल ब्रिक और फायर ब्रिक में क्या डिफरेंस होता है? बेटा फायर ब्रिक्स मैंने लिख दिया ना उसके आगे कि दे कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर, वो ब्रेक हो जाएंगी नॉर्मल ब्रिक्स। नहीं सर, वो मैं पूछ रहा था किस वजह से ऐसे यहाँ हाई पे टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी मैं लिखूंगा। कंबस्शन जोन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। और ये मतलब और कोक और लाइमस्टोन, और कोक
लाइमस्टोन का ये जो रेशो होता है, इसके अंदर 8:4:1, 8:4:1, 8 पार्ट्स, 4 पार्ट्स और 1 पार्ट। 8 पार्ट और का होगा, 4 पार्ट्स कोक के होंगे और 1 पार्ट किसका होगा, लाइमस्टोन का। ये जो डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, देखो बेटा ये नीचे की तरफ गिरेंगे, कप्स नीचे की तरफ गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे। तो ये मतलब एकदम से ये जो मिक्सचर है इसका, इसको ब्लास्ट फर्नेस में नहीं गिरने देंगे, भट्ठी में। समझ गए डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट का लो। यस सर। क्या हुआ बेटा डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट का रोल, कि ये कह सकते हैं कि इट अलाउज प्रॉपर फ्लो, इट अलाउज प्रॉपर फ्लो ऑफ मिक्सचर, दैट इज प्रॉपर फ्लो ऑफ मिक्सचर को अलाउ करेगा बेटा ये, ठीक है। दैट इज prevents all of a sudden entry into the furnace के अंदर all of sudden entry of मिक्सचर को एकदम से एंटर नहीं होने देगा बेटा, प्रॉपर फ्लो होने देगा डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। ये हॉट एयर टायर्स जो हैं ये क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड्स ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, इसलिए इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस है। हॉट एयर का ब्लास्ट डालेंगे इससे, ठीक है बेटा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो सबसे पहले मैं कंबस्शन जोन की रिएक्शन लिख रहा हूं इसके अंदर, फर्स्ट जोन, कि व्हाट हैपन्स इन कंबस्शन जोन। फर्स्ट इज, बेटा देखो नाम से पता चल रहा है कंबस्शन जोन, कंबस्शन मतलब जलेगा इसमें कुछ। अब देखो जो ऊपर से तुम्हारा कोक गिर रहा है, कोक, तो ये कोक जलेगा, कोक सॉलिड किस में जलेगा, ये O2 गैस है, ऑक्सीजन आ रही है बेटा, हॉट एयर टायर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये जब कार्बन सॉलिड जब इसके साथ जलेगा तो ये क्या बनेगी इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसकी जो कंबस्शन एंथैल्पी ड्यूरिंग कंबस्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, -393 किलो जूल के आसपास होती है। देखो देखो बेटा टेम्परेचर ऑलरेडी हॉट एयर का ब्लास्ट दे रहे हैं, और अब रिएक्शन जो है वो वहाँ पे कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? सो यस ड्यू टू हॉट एयर and exothermic nature of combustion reaction, temperature in this zone rises up to, इस जोन में टेम्परेचर बेटा 2200 केल्विन तक राइज हो जाएगा, 2200 केल्विन। ओके बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। मतलब लगभग 2200 केल्विन इसमें टेम्परेचर हो जाएगा। 2000 हो गया ना बेटा, नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई टेम्परेचर हो गया नहीं हो गया यहाँ पे? यस सर। अब देखो ये जो सेकंड जोन है आपके पास, ये सेकंड नंबर की जोन है, इसको बोलते हैं बेटा हीट एब्जॉर्प्शन जोन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सेकंड इज हीट एब्जॉर्प्शन जोन। बेटा इसमें हीट कम होगी, तो हीट कैसे कम हो जाएगी, जो CO2 बनेगी वो ऊपर की तरफ उठेगी,
CO2 formed राइजेज अप, CO2 ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो ये जो CO2 गैस है बेटा, ये ऊपर से कोक गिर रहा है कार्बन, तो ये उस कार्बन के साथ रिएक्ट करके और ये क्या बना लेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगी। और इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच है वो वैल्यू मैंने ध्यान नहीं बेटा एग्जैक्ट इसकी, लेकिन बाकी इसकी डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। इसकी डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा हुआ, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक बेटा कहाँ से हीट लाएगी इसके अंदर, भट्ठी तो बंद है, तो भट्ठी में जो पहले वो हीट रिलीज हो रही थी वहीं से हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। यस सर। यस और नो। तो ये इतनी एंडोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बेटा 1423 केल्विन तक आ जाता है इसके अंदर। सो ड्यू टू एंडोथर्मिक नेचर ऑफ द अबव रिएक्शन, due to endothermic nature of above reaction, temperature falls to टेम्परेचर कहाँ तक गिर जाएगा बेटा, 1423 केल्विन तक फॉल हो जाएगा। ओके यस सर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं है? यस सर। उसके बाद तीसरे नंबर की जो जोन है इसके अंदर वो है आपकी स्लैग फॉर्मेशन जोन। देखो इसमें हम लाइमस्टोन डाल रहे थे ना बेटा, तो लाइमस्टोन क्यों डाला है, लाइमस्टोन इज एडेड एज अ फ्लक्स। किसके लिए डालते हैं बेटा लाइमस्टोन, फ्लक्स की फॉर्म में डालते हैं ये। तो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट था, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर नियरली 1200 केल्विन, तो 1200 केल्विन और 1000 डिग्री सेल्सियस राउंड फिगर में याद रख लो। इसके ऊपर ये डिकम्पोज हो जाता है बेटा CaO प्लस CO2 के अंदर। अब देखो ये जो CaO बन गया तुम्हारे पास, तो ये CO2, ये रिएक्शन भी बेटा एंडोथर्मिक ही होगी क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना ये। अब देखो ये CaO कंबाइन होगा किसके साथ, सिलिका के साथ। ये सिलिका क्या है यहाँ पे, तनु क्या है सिलिका, सर फ्लक्स। एब्जॉर्बेंट। बेटा एसिडिक इम्प्योरिटी होगी ना ये, यस सर, वो भी है। तो एसिडिक इम्प्योरिटी सर ये बेसिक फ्लक्स है। तो लाइमस्टोन जो फ्लक्स लिया ये कैसा फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है। तो ये एसिडिक Basic इम्प्योरिटी flux। के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, कैल्शियम CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। और कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं हम, इसको स्लैग। समझ गए बेटा, बोलो समझ में आया नहीं है? यस सर। तो ये मतलब नीचे गिर जाएगी, fall downwards and remain above। ये लाइट इन वेट होगी तो रिमेन अबव मोल्टन पिग आयरन। मोल्टन पिग आयरन के ऊपर रहेगी बेटा ये। बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। और जो पहले है ना बेटा, सीमेंट बहुत महंगी आती थी, तो आजकल क्या है, पहले सीमेंट क्ले व्ले और इनसे बनाया जाता है। तो सीमेंट के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं ये इसका कोई पार्ट नहीं है, वैसे इसकी एप्लीकेशन है एक तरीके से। तो सीमेंट के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक तो CaO होता है 50 से 60% और 20 से 25% होता है SiO2। ये होते हैं मेजर कंपोनेंट। तो ये जो स्लैग है, इस स्लैग को फेंकेंगे नहीं, इसको बोलेंगे फ्लाई एश। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लाई एश यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। समझ गए बेटा? ये कलेक्ट कर ली जाएगी इसको, स्लैग को, और ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाएगा इसको। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। दिस फ्लाई एश इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। ये स्लैग फॉर्मेशन जोन। बेटा बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। समझ गए सब लोग?
अब उसके बाद फोर्थ, फोर्थ है, कहाँ पे लिखा है अपन ने फोर्थ इसमें, ये फिफ्थ को हटा लो बेटा यहाँ से, फिफ्थ नीचे आएगी फिर ये फ्यूजन जोन, ये फ्यूजन जोन लगभग यहाँ होती है। देखो बेटा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी इसके अंदर, रिडक्शन जोन। सर इसमें ऊपर वाले में मेजर बाय प्रोडक्ट क्या था जो किसमें? ऐसे और निकाल रहे हैं किस में बाय प्रोडक्ट बेटा? सर ऊपर वाले में। अभी कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी ये जो CO बना है ये मैं समझाऊंगा इसको, ये रेड्यूसिंग एजेंट, उस CO2 तो बन गया CO के अंदर, तो CO रेड्यूसिंग एजेंट है। अभी बताऊंगा ये CO रेड्यूसिंग एजेंट कैसे रिएक्ट करेगा। और स्लैग फॉर्मेशन जोन में बाय प्रोडक्ट यही बना है, बाय प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट जो स्लैग जिसको बोल रहे हैं हम, यस सर। यही है बेटा साइड प्रोडक्ट इसका, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। अब देखो बेटा रिडक्शन जोन के अंदर क्या होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड या तो कोक या CO के साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या बन जाएगा, मेटल प्लस कोक होगा तो उसके साथ साइड प्रोडक्ट निकलेगा CO, और CO होगा तो उसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CO2। अब देखो बेटा इसमें याद करो, मैंने एक जो एलिंगम डायग्राम बताया था, तो एलिंगम डायग्राम में एक कंसेप्ट बताया था डेल्टा G का, मतलब कोक कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेल्टा G के लिए कोक काम में ले सकते हैं, तो इसका मतलब डेल्टा G कहाँ है, ये आयरन जो है, आयरन कहीं कोक के आसपास हिलाई करेगा। यस सर। अब देखो इसमें मैं जो कर्व बना रहा हूँ, एक तो एक ऐसे कर्व आई थी यूं, और फिर ये एक क्रॉस हो रही थी, और ये लगभग नियरली जो टेम्परेचर था ये 1000 केल्विन के आसपास था। तो ये वाली जो रिएक्शन थी ये तो थी CO प्लस O2, नहीं हाई टेम्परेचर के ऊपर तो कोक था, कोक प्लस O2, C प्लस O2 से CO बन रहा था, और ये वाली क्या थी, CO प्लस O2 से CO2 बन रहा था। तो देखो ऐसे कहा था बेटा मैंने, लोअर टेम्परेचर पे तो CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और हाई टेम्परेचर पे कोक। हाई टेम्परेचर पे कोक। अब ये देखो इसमें कोक। लगभग आयरन की होती है बेटा, ये जो मैं डैश डैश लाइन से बना रहा हूँ ये आयरन से आयरन की ऑक्साइड बनने की रिएक्शन है, Fe प्लस O2, क्या बन रहा है इसके अंदर, FeO। तो देखो इसके अंदर कोई बात कह सकते हो कि इस टेम्परेचर के ऊपर, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है, इस लाइट ब्लू कलर की लाइन के अंदर CO ऊपर चला गया इस टेम्परेचर से ऊपर, तो CO रेड्यूस करा पाएगा बेटा इस पॉइंट के बाद, नो सर। तो इस पॉइंट के नीचे तो कराएगा कोक, इस पॉइंट के आगे आगे तो कराएगा कोक इसका आयरन की ऑक्साइड का रिडक्शन, और इसके पीछे कौन करा देगा, CO करा देगा बेटा। ये CO। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एलिंगम डायग्राम्स का, कि जो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं, यस सर। यस सर। कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर कौन होगा, कोक। कोक, कोक नहीं, लोअर टेम्परेचर के ऊपर CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन होगा, हाई टेम्परेचर पे कोक होगा और लोअर टेम्परेचर पे CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? बेटा बताओ। यस सर। युक्ता, यस सर। अक्षित, आदित्य, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अपरा, यस यस सर। बेटा लोअर टेम्परेचर पे कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? लोअर टेम्परेचर पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होगा कार्बन मोनोऑक्साइड? क्योंकि देखो ये ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल्टा जी मोर नेगेटिव है, और हाइयर टेम्परेचर पे किसकी डेल्टा जी मोर नेगेटिव है? बेटा ये नीचे की तरफ आ गई ना, क्या रुको, तो सी की डेल्टा जी मोर नेगेटिव है। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आई? यस सर। तो ये है इसकी रिडक्शन जोन के अंदर। अब देखो कि किस तरीके से लिखेंगे हम इसकी रिडक्शन रिएक्शंस। मान लो 1000 केल्विन से ऊपर, मैं बोल सकता हूं कि बिलो 1000 केल्विन, बिलो 1000 केल्विन CO बेटर, बिलो 1000 केल्विन CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और अबव 1000 केल्विन कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा। अब देखो जैसे और था, मान लो तुम्हारा हेमेटाइट और Fe2O3, तो Fe2O3 की बेटा मैं CO के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, CO गैस के ऊपर, और ये इसके अंदर लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3O4 प्लस CO2 के अंदर। देखो रेड्यूस हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो एवरेज हो गया +8/3, तो 3 से 8/3 कम हो गया ना बेटा। अब ये जो Fe3O4 बनेगा, ये Fe3O4 फर्दर थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर 300-400 पे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये आयरन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा बेटा, आयरन प्लस CO2। तो देखो कोक इसमें रिडक्शन करा रहा है नहीं करा रहा? अब तुम बोलोगे सर इसी रेंज के अंदर Fe2O3 किस में कन्वर्ट होगा? तो देखो इस टेम्परेचर के ऊपर तो 300-400 पे तो Fe2O3 Fe3O4 में बदल जाएगा, और अगर तुम Fe2O3 को ले रहे हो कोक के साथ ही इसी टेम्परेचर रेंज पे 500, मतलब 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसके अंदर ये Fe बदल जाएगा FeO के अंदर, FeO प्लस CO2 के अंदर। तो देखो इस टेम्परेचर रेंज में किसका रिडक्शन हुआ बेटा ओवरऑल आयरन के अंदर? Fe3O4 का ही हो रहा है। देखो Fe2O3 तो रिड्यूस हो रहा है लोअर टेम्परेचर पे तो Fe3O4 में, और हायर टेम्परेचर पे किस में बदल रहा है? हायर टेम्परेचर पे FeO में बदल रहा है। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हायर टेम्परेचर के ऊपर FeO में बदल रहा है नहीं बदल रहा? सर बोलो बेटा। यस तो सर। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो Fe2O3 में +3 से किस में आ गया? +2 के अंदर रिड्यूस हो गया नहीं हुआ? अब देखो मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस के अंदर, मिडिल पार्ट में क्या हो जाएगा? मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन, तो 1000 केल्विन से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये जो FeO बनेगा, ये देखो ऊपर बन रहा है बेटा ये FeO, क्योंकि लोअर टेम्परेचर ऊपर है, ये सबसे नीचे बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ये FeO मिडिल पार्ट के अंदर किस में जाएगा? ग्रेटर देन 1000 केल्विन पे ये रेड्यूस हो जाएगा इनटू Fe प्लस CO। यस और नो? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो FeO यहाँ पे +2 भी इस टेम्परेचर पे इसमें रिड्यूस हो जाएगा, और +3 का कोई बच गया अगर, तो वो भी टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन पे किस में रिड्यूस हो जाएगा? Fe प्लस CO के अंदर। अब ये CO तो फिर लोअर टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में काम आ जाएगा। दिस इज टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन। बेटा ये इसके एलिंगम डायग्राम्स का कंसेप्ट है, मतलब ये इसमें मेन रिएक्शन है, किस तरीके से रिएक्शंस होंगी इसकी। कि लोअर टेम्परेचर में तो क्या होगा? 1000 केल्विन से ऊपर है, जैसे 300-400 के बीच की रेंज में है,
तो 300-400 के ऊपर Fe2O3 Fe3O4 में बदलेगा, फिर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे Fe3O4 तो Fe में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रेंज के अंदर तो यही रिड्यूस हुआ 1000 केल्विन के ऊपर, तो इस तरीके से आयरन बनेगा। बाकी तो सब में आयरन की ऑक्साइड ही बन रही है। और मिडिल पार्ट के अंदर आयरन की ऑक्साइड +2 में हो या +3 के अंदर हो, 1000 केल्विन के ऊपर जो टेम्परेचर होगा उसके अंदर वो आयरन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। समझ गए? अब इसके अंदर दिस टेम्परेचर, ये आयरन नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। दिस रिड्यूस्ड आयरन फॉल्स एट द बॉटम, और बॉटम के अंदर टेम्परेचर कितना था बेटा? 1423 केल्विन से लगभग 1673 केल्विन होता है इसमें टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर के अंदर आयरन क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। आयरन फॉर्म्ड मेल्ट्स, आयरन मेल्ट हो जाएगा एंड फॉर्म स्पॉन्जी आयरन बन जाएगा बेटा। ये आयरन मेल्ट होके कैसा बन जाएगा? स्पॉन्जी आयरन बन जाएगा एंड इट डिजोल्व्स, it dissolves some impurities like carbon, sulfur, phosphorus, manganese, carbon, sulfur, phosphorus, manganese, सिलिका एटसेट्रा। इन इम्प्योरिटीज़ को डिजोल्व कर लेगा बेटा, और इन इम्प्योरिटीज़ को डिजोल्व करने के बाद जो आयरन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? पिग आयरन। इन इम्प्योरिटीज़ को डिजोल्व करने के बाद जो आयरन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पिग आयरन। पिग आयरन। और ये पिग आयरन किसी काम का नहीं होता है। एंड दिस फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब फ्यूजेस, मेल्ट्स, फ्यूजेस एंड फॉल्स डाउन इन द बॉटम ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के अंदर नीचे गिर जाएगा बेटा ये, और वहां से टैपिंग होल से एंड सेपरेटेड आउट थ्रू टैपिंग होल। बेटा बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? ये मतलब आयरन का एक्सट्रैक्शन है, मेन पिग आयरन का एक्सट्रैक्शन है। देखो मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट कि सबसे पहले तो इसको ब्लास्ट फर्नेस है, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट होगा, उसके अंदर एकदम से वो जो ओर का पार्टिकल्स है, मिक्सचर है, उनको नीचे नहीं गिरने देगा, और उसमें ओर का, कोक का और लाइमस्टोन का 8:4:1 का रेशियो लेंगे। तो लाइमस्टोन हो गया, उसके अंदर फ्लक्स का रोल प्ले करेगा, कोक होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, और हॉट ये फायर ब्रिक्स यूज में लेते हैं बिकॉज दे कैन सस्टेन एट वेरी हाई टेम्परेचर नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको 5 जोन में डिवाइडेड है ब्लास्ट फर्नेस। फर्स्ट कंबस्शन जोन में हम कार्बन को जलाएंगे, कार्बन को जलाएंगे तो CO2 बनेगा। CO2 के अंदर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -393 किलो जूल हीट रिलीज होगी, तो टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हो जाएगा वहाँ पे। फिर वो CO2 जब लाइट वेट होगी ऊपर की तरफ उठेगी, वहाँ पे जो कोक नीचे गिर रहा है उस कोक के साथ रिएक्ट होकर CO बन जाएगा। तो CO बनना, CO2 से CO का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉल डाउन हो जाएगा वहाँ पे। यस और नो? यस सर। तो वहाँ पे उसका जो क्या नाम है, हीट एब्जॉर्प्शन जोन में टेम्परेचर नीचे कम रिड्यूस हो जाएगा ना वहाँ पे नीचे की तरफ, और ये 2200 केल्विन से टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो जाएगा बेटा उसके अंदर? 1423 केल्विन। शाबाश, 1400 डिग्री। यही रेंज लिख सकते हैं उसके अंदर। आयरन जो फॉल होगा 1423 से 1623 केल्विन, मतलब नियरली 1400 डिग्री सेल्सियस याद रख लो बस तुम राउंड फिगर में, इतना टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद 1000 केल्विन से ऊपर, 1273 केल्विन पे स्लैग फॉर्मेशन जोन, तो वहाँ लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का इंटू CaO + CO2। अब CaO बेसिक फ्लक्स हो गया, तो वो सिलिका जो है मेनली इम्प्योरिटी होती है, एसिडिक इम्प्योरिटीज़,
तो उसको बाहर निकाल लेगा ओर से, और कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। और कैल्शियम सिलिकेट को फ्लाई एश के नाम से यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ सीमेंट इन सीमेंट इंडस्ट्री। क्ले का सब्सटीट्यूट होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसकी रेड्यूसिंग रिएक्शंस। तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिंगम डायग्राम्स कि 1000 केल्विन के ऊपर तो कोक बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और 1000 केल्विन से नीचे 1000 केल्विन से नीचे कौन होगा बेटा? CO बेटर रेड्यूसिंग एजेंट। बोलो, बात क्लियर है या नहीं? क्लियर। हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? अरे बोलो। सर इसमें जो स्पॉन्जी आयरन है वो मेन प्रोडक्ट है ना सर? हाँ स्पॉन्जी आयरन, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है बेटा। अब ये जो स्पॉन्जी आयरन होता है ना, स्पॉन्जी और पिग आयरन, ये बिल्कुल मतलब काम का नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है। दिस इज ब्रिटल का मतलब टूट जाएगा, ये पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यूजुअली। तो ये जो स्पॉन्जी और ब्रिटल आयरन है, इसकी हीटिंग कराएंगे हम स्क्रैप ऑफ आयरन के साथ। इसकी हीटिंग कराएंगे किसके साथ? स्क्रैप ऑफ आयरन। स्क्रैप ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर कोक लेंगे और कोक एंड O2 हॉट ऑक्सीजन। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं बेटा, जो भी कार्बन, सिलिकन, सल्फर, फॉस्फोरस, Mn, सिलिकन, इन सबको ऑक्सीडाइज करवा देगा ये। बेटा समझ गए बात? ये कोक क्या है? इम्प्योरिटीज़ का कोक रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये उनको रिड्यूस करवा देगा इम्प्योरिटीज़ को उनके लेवल से। तो इससे जो आयरन बनेगा उसको बोलेंगे हम कास्ट आयरन। और इस कास्ट आयरन के अंदर लगभग 3% कार्बन होता है। तो ये कास्ट आयरन को फिर डिफरेंट शेप्स के अंदर कास्ट कर दिया जाता है, जैसे सीड्स, और दिस इज कास्टेड इनटू सीड्स एंड आयरन रोड्स। सरियों में और सीड्स में बदल दिया जाएगा बेटा इसको, कास्ट आयरन को। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस। अब देखो, जो कॉमर्शियली हम जो काम में लेते हैं आयरन, जैसे ये टीन वीन बनाते हैं ना बेटा, हैंड पंप देखा है? हैंड पंप या लोहे के पाइप जो होते हैं कुएं की बोरिंग के अंदर लगाते हैं, यस यस सर। वो होता है वो। देखो सरिये के तो जंग बहुत जल्दी लग जाता है ना बेटा, 1-2 दिन के अंदर। तुम एक दिन पहले लाओ सरिया नया, तो उसके अंदर 2-4 रोज में जंग लग जाएगा। यस सर। तो वो तो क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ का कंटेंट ज़्यादा है। तो उसके बाद आता है रोट आयरन। जो दिल्ली में आयरन पिलर है ना, जिसके जंग नहीं लगता है कभी भी, तो वो रोट आयरन की बनी हुई होती है। हैंडपंप के जंग लगता हुआ देखा है तुमने कभी? नहीं सर। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, जिसमें 0.5% कार्बन का कंटेंट होता है बेटा। इसमें बहुत कम हो गया ना कार्बन कंटेंट। कोई कंपोजिशन नहीं होता। क्या बोला? और इनमें किसी चीज का कंपोजिशन नहीं होता जिनके जंग नहीं लगती। नहीं, और कुछ नहीं होता बेटा, उसमें आयरन ही होता है। प्योर आयरन की फॉर्म होती है उसके अंदर। नहीं समझे? अब ये रोट आयरन कैसे बनाया जाता है? जैसे तुम्हारे पास कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन की हीटिंग कराएंगे इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। किसके साथ हीटिंग कराएंगे बेटा इसकी? रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर क्या होता है? रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर इसकी लाइन होगी कोक की लाइनिंग, कोक लाइनिंग्स। कोक लाइनिंग किसकी रोल प्ले करेंगे यहाँ पे? कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। यस और नो? कोक लाइनिंग विद हेमेटाइट ओर। नहीं, कोक लाइनिंग नहीं, इसको सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज लाइंड विद हेमेटाइट ओर।
रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर लेप लगा हुआ होगा, या रिवर्बरेटरी फर्नेस कोटेड विद हेमेटाइट ओर। अब देखो कास्ट आयरन के अंदर मेन इंप्योरिटी किस चीज की है बेटा, इसमें 3% कार्बन ही है ना इसमें मेन। यस सर। तो अपने को तो उस कास्ट आयरन को रिमूव करना है मेनली उसके अंदर से। तो ये कास्ट आयरन को रिमूव करने के लिए इसकी हेमेटाइट ओर के साथ कोटिंग कराएंगे तो ये यहाँ से आयरन बन जाएगा। और ये आयरन कैसा होगा, प्योर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कोक है। अब हेमेटाइट क्या है, देखो क्या रिएक्शन होगी इसमें, Fe2O3 है हेमेटाइट। अब इस हेमेटाइट के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन तो रिड्यूस हो जाएगा Fe में, हाई टेम्परेचर के ऊपर 1000 केल्विन से ऊपर Fe में, और प्लस क्या बन जाएगा उसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। अब कुछ Mn की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मैग्नीज, तो मैग्नीज की ऑक्साइड जो है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सिलिकेट बना लेगी, ये सॉरी मैग्नीज सिलिकेट MnSiO3, और ये MnSiO3 स्लैग के अंदर पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, सल्फर प्रेजेंट होगा तो सल्फर हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करेगा Fe2O3, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वहां से तो आयरन से बाहर निकल गया ना। ये आयरन प्लस SO2 या SO3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फॉस्फोरस है अगर, तो फॉस्फोरस Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये आयरन प्लस आयरन की फॉस्फेट बना लेगा उससे Fe3PO4, फेरिक फॉस्फेट। फेरिक में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो ये वोलेटाइल नेचर के होंगे बेटा, ये सब बाहर निकल जाएंगे, ये स्लैग के अंदर पास हो जाएंगे। देख, पासेस इनटू स्लैग, पासेस इनटू स्लैग। ये तो SO2 और ये तो गैसेस हैं, ये गैस की फॉर्म में चले जाएंगे, और आयरन फॉस्फेट मैग्नीज सिलिकेट ये किसके अंदर आ जाएंगे, स्लैग के अंदर आ जाएंगे। तो देखो इसमें कार्बन का कंटेंट कम हो गया ना, मेन जो कार्बन था इम्प्योरिटी, वो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो गया CO की फॉर्म में, और जो ये बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं ये इम्प्योरिटीज़ स्लैग के अंदर पास हो जाएंगी, तो यहाँ से प्योर आयरन बन जाएगा, नहीं बनेगा। यस सर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। अब देखो उसके बाद एक टर्म आती है स्टील। स्टील का नाम सुना होगा ना तुमने। स्टील एक तरीके का एलॉय है। तो स्टील के अंदर मेनली क्या क्या होता है बताओ बेटा। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है स्टील में। बेटा स्टील के अंदर आयरन, कार्बन और कुछ मेटल्स होते हैं जो उसको हार्ड बनाते हैं, लाइक क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, वेनेडियम, मोलिब्डेनम एटसेट्रा। मैग्नीज भी होता है कुछ स्टील्स के अंदर। ये एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये रिक्वायर्ड अमाउंट में कि किस टाइप का स्टील बना रहे हैं उसके अंदर हम। बेटा वो घर में जैसे रेलिंग वेलिंग बर्तन लगाते हैं, बर्तनों के इनके ये नहीं होते हैं स्टील वेसल्स, तो कुछ तो ऐसा भी स्टील होता है जिसके जंग लग जाता है लेकिन किसी के नहीं लगता। तो वो डिपेंड करता है उसके अंदर किस टाइप का हम स्टील बना रहे हैं उसके अंदर। जितना ज़्यादा अच्छी कुछ इसके अंदर बॉडी के अंदर इम्प्लांट्स की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है। ऐसे कहते हैं हाथ पैर टूट जाते हैं कई बार एक्सीडेंट में, तो आयरन के रोड्स लगा दी उसके अंदर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यस सर। एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस इज यूज्ड, मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स। इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स। ये बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन।
अब उसके बाद कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का और बच गया, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, वो दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके यस सर। बेटा, ये आयरन का एक्सट्रैक्शन समझ में आया नहीं आया? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, थैंक यू।